नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 1 दिवसीय बस्तर दौरे पर रहेंगे, जहां उन्होंने 356 करोड़ 44 लाख रुपए से अधिक लागत 228 विकास कार्यों की सौगात जो है वो बस्तर वासियों को दिया, जिसके तहत विधानसभा क्षेत्र नारायणपुर 84 के अंतर्गत 13 विकास कार्यों सहित 99 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। विधानसभा क्षेत्र नारायणपुर 84 के अंतर्गत 10 विकास कार्यों सहित कई विधानसभा क्षेत्र में 129 विकास कार्यों भूमि पूजन किया। ₹56 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम यहां पर संपन्न किए। हमारे प्रदेश के एसएससी डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे मंत्री श्री केदार कश्यप जी, मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे दोनों सांसद और विधायकों और संगठन के लोगों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपये का चेक और सामान वितरण हितग्राहियों को किए हैं। तो सबको बहुत बहुत बधाई है। निश्चित रूप से इससे जिले को लाभ होगा और हमारे जो विभिन्न तरह के बेनिफिशरीज हैं उनको भी लाभ होगा। पिछले 13 दिसंबर को हमारी सरकार का 1 साल पूरा हुआ है और जिसको हम लोग जनादेश पर्व के रूप में मना चुके हैं। और आप सब लोगों को मालूम है कि 1 साल के अंदर में विधानसभा चुनाव 2023 के समय जो मोदी की गारंटी में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा की थी, सब वादा को जो भी बड़ा बड़ा वादा, आधा से अधिक वादा को हम लोग पूरा कर चुके हैं। तो मुख्यमंत्री यहां पर देखिए साय जो है पहुंचे और उन्होंने सौगात दी। दरअसल बस्तर वासियों को 2 करोड़ की सौगात दी है मुख्यमंत्री ने और कई विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया इस दौरान। तो विष्णुदेव साय जो है बस्तर वासियों को 2 करोड़ की सौगात उन्होंने दिया। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि भूमि पूजन किया है और यहां पौधारोपण भी किया है मुख्यमंत्री साय ने। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि उनके साथ उप मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद रहे। डॉक्टर तालेश्वर प्रसाद शर्मा की 9वीं पुण्यतिथि पर साहित्यिक विमर्श का आयोजन किया गया, जिसमें कई वक्ताओं को आमंत्रित किया गया, जिसमें सभी लोग शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर तालेश्वर प्रसाद शर्मा छत्तीसगढ़ भाषा और साहित्य, संस्कृति और व्याकरण के पारंगत थे और छत्तीसगढ़ साहित्य में उनकी रचनाएं एक अलग पहचान रखती हैं। नया गीत लिखी हूँ मैं। 1-2 विचार ऐसा आता है कि दिल में जो भी भावनाएं होती है पहले तो उसको शब्दों में उकेर लेते हैं पन्नों में, उसके बाद उसको या तो मुक्त कविता लिखना हो तो उसको एज इट इज लिख देते हैं, भाव यदि नहीं बदलना है तो। और यदि भाव बदलना है, जैसे कि हमारे दिल में कोई विचार आता है, अगर उसको हम मीटर में जमाते हैं तो कभी कभी क्या है भाव बदल जाते हैं। तो कभी कभी मैं मुक्त कविता भी लिख लेती हूँ कि भाव परिवर्तित मत हो, वो स्वयं में वैसी ही है। आनंद गीत लिखना आता है कविता? मुझे आनंद गीत लिखने में आता है और शेर लिखने में ज्यादा आता है। तो जब अपन शेर या गीत लिखते हैं तो दिल की आवाज फिट करती है कि भाव या जो समाज में चल रहा है? नहीं, अगर मैं गीत लिख रही हूँ तो मेरे दिल की आवाज है, दिल के भाव है। यही मैं जबरदस्ती वाला गीत नहीं लिख पाती हूँ उतने अच्छे से, जो मेरे दिल पे नेचुरली आता है मैं उसके ही लिख पाती हूँ। भावनाएं आपको तरंगित करती है? मुझे विरह श्रृंगार। विरह भी और श्रृंगार? जी, विरह में श्रृंगार। विरह में श्रृंगार जैसे बोलेंगे दी। कहो तुम्हें मैं लिख दूं पाती
कहो तुम्हें मैं लिख दूं पाती, क्या मिलने तुम आओगे, विरह अनल से झुलस रही हूँ, क्या पावस बन पाओगे। अच्छा, विरह में श्रृंगार कैसे नजर आते हैं? विरह में श्रृंगार कैसे देखते हैं? विरह में श्रृंगार क्यों है? विरह तो वेदना है। विरह वेदना है, वेदना की अनुभूति है मेरी। एक्चुअली जिस चीज को जिया जाता है उसको ही लिखा जाता है। कुछ ऐसा था जी, जो लगता है कि इसको व्यक्त कर, बिल्कुल बिल्कुल व्यक्त पर लेकिन वेदना भी न झलक जी। श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। व्यक्ति जिसको झेला होता है, जिया होता है, अनुभव किया होता है, उसको ही लिखा जाता है। ये ऐसा है। कैसा है जी, आज यहाँ कैसा है? आज यहाँ देवधर महंत सर और वनमाली सृजन पीठ के द्वारा मुझे बुलाया गया है डॉक्टर पालेश्वर शर्मा की 90वीं पुण्यतिथि पे। तो अक्सर मैं आया करती हूँ यहाँ कार्यक्रमों में, और जितनी भी संस्थाएं हैं लगभग बिलासपुर में सभी से जुड़ी हुई हूँ मैं। समय समय पर अपनी जो रचनाएं उनको व्यक्त करें। जी जी। तो मेरा जो शालेय समय है वो सुबह का है, मॉर्निंग है। तो 7:30 से 12 बजे तक मैं स्कूल पे रहती हूँ। 12:30 बजे घर आती हूँ, फिर दोपहर का काम निपटा के फिर अपना इदय वाला कार्यक्रम अटेंड करती हूँ। तो मेरा सब तरफ हो जाता है। अच्छा, मैं खेलती भी हूँ। मैं चेस प्लेयर हूँ, तो खेलने भी चले जाती हूँ। ओपन टूर्नामेंट वगैरह खेलते रहती हूँ। ज्यादा लेखन नहीं आता? ज्यादा लेखन में रुचि है मेरी। स्वांतः सुखाय स्वांतः सुखाय है, लेकिन कई मंच करते रहती हूँ। अगर लोग बुलाते हैं तो कर भी लेती हूँ। मैंने अभी अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की है, पहले तो जॉब कर रहा था। जी। अच्छा, शायरी का रुझान कैसे हुआ? स्कूल के वक्त से थोड़ा थोड़ा था, कविताओं में काफी रुचि रही है। नहीं, क्यों रही? अब क्यों का जवाब तो नहीं है, जेनेटिक जरूर कह सकते हैं, क्योंकि मम्मी भी लिखती रही हैं और फैमिली में सभी, तो कहीं ना कहीं से शायद शुरू होना ही था। मम्मी का लिखा क्या पसंद आता है? मम्मी जो भी लिखती है अच्छा ही लिखती है, सभी मैं सुनता हूँ, बचपन से सुनता आया हूँ, उनको देखता आया हूँ। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं वैसा माहौल मिला तो शायद फ्लो में मैं इधर आ गया। चीज आपको प्रेरित करती है शायरी का विषय तो प्रेरणा से नहीं मिला मुझे आज तक, वो पता नहीं कहाँ से आता है। मगर बात जो शायरी में मुझे अच्छी लगती है वो सलीके की है, वो कैलकुलेशन की है, वो एक कील में हथौड़े ठोकने वाली बात लगती है मुझे, कविता, शायरी या पोइट्री। तो वो मुझे कहीं ना कहीं कौन सी चीज आंदोलित करती है आपको? बेरोजगारी की शिक्षा की क्राइम, जो समाज है, समाज के रिश्ते, क्या कौन सी चीज आपको परेशान करती है? हर छोटी मोटी चीज से लेकर के बड़ी चीज, जो भी अंतर भावना होती है, जो भी दिखाई देता है, महसूस होता है, वो सारी चीजें। कोई दो लाइन मैं बहुत पहले लिखा था। आकर आसमां में सवारेंगे तुझे, आकर आसमां में सवारेंगे तुझे, और फिर जमीन पर उतारेंगे तुझे। खामोश रात किसी झील किनारे, मुसलसल देखेंगे और निहारेंगे तुझे। गौरव से जज ये गहरी जो बाबू ने कहा कि जो अभिव्यक्ति है, जो साहित्य है, वो अंदर से निकलता है। आदरणीय सदैव देवधर महंत जी को मैं नमन करता हूं। बड़े भाई हैं अरविंद तिवारी जी, कुल सचिव जी को, जो कोई श्री रमन विश्वविद्यालय के जिन्होंने साहित्यकारों को एक स्वरूप दिया, आधार दिया, उसका आयोजन यहां पर किया। उन्होंने अच्छा संचालन महेश सिलवार जी कर रहे हैं, और राजू भैया की प्रशंसा करना क्या कौन याद करता है? अभी मेरे पास सभी ताजा अनुभव है। मैंने पिताजी पर एक पुस्तक रची और 200-250 लोगों के आलेख इकट्ठा किया, संग्रह किया, लिखा, उसमें डूबा अंदर गया मैं। लेकिन उससे हमको अपने अंदर से वो चीज जज्बा पैदा होता है कि अरे बाप रे, उन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने किया। देखिए,
उन पर कहने के पहले कुछ बातें मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। एक होता है लोक और दूसरा होता है परलोक। तो जो लोक में नहीं होता वो परलोक में होता है। परलोक की यही परिभाषा है कि हम लोग लोक में नहीं हैं तो कहां हैं? परलोक में। लेकिन जो परलोक में होते हुए भी लोक की स्मृतियों में रचा बसा है, सच कहें तो उसी का जीवन सार्थक है। और इस नाते डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद जी शर्मा का पूरा जीवन वृतांत, उनकी उपादेयता हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। होली क्रॉस अंबिकापुर इकाइयों के छात्र छात्राओं ने आम जनता से वन साइडेड पॉलिथीन को बहिष्कार करने की अपील की है, जिसको महापौर अजय तिर्की ने जनमानस से पॉलिथीन को उपयोग न करने की बात कही। वहीं जसकीरत बाबरा छात्र प्रेसिडेंट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सिर्फ ट्वीट करने से ही समाधान नहीं होगा, उस पर एक्शन भी होना जरूरी है, जिसके लिए पॉलिथीन पर पूरी तरह से रोक लगा सके और पर्यावरण सुरक्षित हो सके। साथ ही उन्होंने बताया कि पहले भी पॉलिथीन कार्यक्रम पर बैन लगाने का जो जनमानस से आग्रह किया गया था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके प्रोत्साहन भी किया था। आम लोगों का कहना है कि जब तक पूरे भारतवर्ष में आम पब्लिक एकजुट होकर इसका बहिष्कार नहीं करेगी, तब तक पॉलिथीन खत्म नहीं होगा। बहुत खुशी होती है क्योंकि हम जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे 2015 से काम कर रहे हैं और इसी काम के पूरे देश ही नहीं विदेशों में अंबिकापुर शहर की पहचान है। आज होली क्रॉस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पूरे परिवार के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया है। ये बहुत ही सराहनीय है। मैं स्कूल परिवार को बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूंगा कि इस तरह की जागरूकता अभियान हमेशा करते रहना चाहिए कि निगम और आम जनों के साथ में मिलकर हम अपने शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त कर सकें। और साथ ही सभी को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं भी देता हूँ। और खबर मुंगेली से है, जहां मामूली विवाद को लेकर शराब के नशे में धूत दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। इसके साथ ही 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो देखिए, घटना की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम जो है वो मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। इसके साथ ही दोनों मृत का पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को शव जो है वो सौंप दिया गया। एसडीओपी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। लालपुर क्षेत्र का चंदली ग्राम है। 2 पक्षों के मध्य, जिसमें एक यादव है और एक गोवन है, दोनों पक्षों के मध्य लड़ाई हुई और मारपीट के दौरान दोनों पक्षों से एक व्यक्ति सुनील यादव और शंकर राज की मृत्यु हो गई है। पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। पीएम पश्चात अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। दोनों पक्षों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और अभी शीघ्र गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। मैडम, प्रथम दृष्टि क्या है? दोनों ही पक्ष शराब पिए हुए थे और सामान्य सी बात को लेकर आपसी लड़ाई झगड़ा हुआ और उसी दौरान मारपीट चालू हो गई। दूर के कोका से एक बड़ी चोरी की वारदात जो है वो सामने आई है, जिसमें एक सूने मकान से लाखों की चोरी हो गई है। चोरों ने लगभग 800 ग्राम सोना, चांदी के कई जेवर और सामान और 70,000 रुपए कैश कर
कैश पर हाथ साफ कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने लगभग 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले और 3 आरोपियों तक पहुंचे, उन्हें गिरफ्तार किया। दरअसल पूरी घटना खोखा की है, जहां पर अरविंद सिंह नामक शराब ठेकेदार अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन 22 दिसंबर को वो अपने परिवार के साथ बिहार चले गए थे। तो वहीं अरविंद सिंह समय समय पर अपने घर कैमरे से लाइव सारी चीजें अपने मोबाइल पर देखते रहते थे। घर पर फिश एविसियर रखा था, जिसे रोज नौकरानी और मछलियों को दाना खिलाने आती थी। और इस दौरान जब अरविंद सिंह अपने मोबाइल पर घर का लाइव वीडियो देख रहे थे, तब घर के बाहर की लाइट बंद दिखी। इसके बाद कैमरा बंद हो गया। शक होने पर अरविंद सिंह ने अपनी नौकरानी को देखने को कहा। जब नौकरानी घर पहुंची तो घर का ताला टूटा हुआ था। इसके बाद इसकी जानकारी अरविंद सिंह को दी गई। अरविंद सिंह ने पड़ोसियों से जानकारी ली तो पड़ोसियों ने भी ताला टूटने की बात बताई। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। बताया जा रहा है कि शराब ठेकेदार के घर लगभग 800 ग्राम सोना गायब है। चांदी और जो चांदी के जेवर और अन्य चांदी के सामान जो है वो भी गायब है। अलमारी से 70,000 कैश रखा हुआ था, वो भी गायब है। लगभग 9 लाख की चोरी की बात जो है वो सामने आ रही है। इधर पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली है। चोर घर के सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी उठा ले गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया। टीम में 20 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के चोरों को पकड़ने का टास्क दिया गया था, जिसमें डॉग स्क्वाड भी है और इसके साथ पूरे क्षेत्र का घटनास्थल काफी फिंगरप्रिंट भी लिया गया। तो वहीं सीसीटीवी के फुटेज के अनुसार शातिर चोरों का हुलिया जो है वो शातिर चोर राहुल बसोंड के मिलता जुलता दिखा। इसके बाद राहुल की पतासाजी की गई है और राहुल बंसोड, जिसके बाद सख्ती से पूछताछ करने पर राहुल बंसोड ने अपने जुर्म कबूल लिया है। राहुल की निशानदेही पर 2 अन्य को भी हिरासत में ले लिया गया है, जिनके पास से 34,50,000 रुपये बरामद किए गए। दिसंबर को स्मृति नगर इलाके से एक बड़ी चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें करीब आवेदक ने 11 लाख के आसपास अपने सामानों का ब्यौरा प्रस्तुत करके ये रिपोर्ट किया था कि चोरी करीब 20 लाख से ऊपर की है। और तत्काल उस पर फिर हमने पुलिस ने उस पर एक्शन लेते हुए वहां के आसपास के सारे फुटेज जो इंडियन ऐप में हम लोगों ने कैमरे अपलोड करके रखे, उनके माध्यम से वहां पर उपलब्ध जितने भी कैमरे उससे फुटेज निकाली। फुटेज को बहुत माइन्यूटली स्टडी करने पे एक मेट्रो गाड़ी पे 2 लड़के वहां से जाते दिखे। उनको आइडेंटिफाई करते करते जब उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई तो वो राहुल बंसोड़ और प्रदीप के नाम से हुआ, जो कि उस एरिया के पहले भी चोरी में इन्वॉल्व रहे हुए नाम थे। उनको ढूंढना शुरू किया गया तो उसमें से एक की लोकेशन गोंडिया कुछ दिन तक दिखाई पड़ती रही। जैसे ही वो यहाँ पर आया और उसका बारे में पता चला, हमने उसको उठाया और उसकी निशानदेही पे उसकी मां के पास से जो भी रिकवरी का सामान था, चूंकि अभी 2 ही 3 दिन हुआ था और तो वो बेच नहीं पाया था, तो हमने सारा का सारा सामान रिकवर किया है पूरी चोरी का, जो करीब 34 लाख के आसपास का सामान है, जिसमें करीब 450 ग्राम के आसपास सोना है और करीब 2 किलो के आसपास चांदी है। पूरा का पूरा सामान रिकवर हुआ है और दोनों चोर और उनकी मां, तीनों लोगों को जो सहयोग किया उन सभी लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनको दे दिया गया। चूंकि घर में 5 दिन से वो लोग थे नहीं, शादी में गए हुए थे और आरोपी जो है वो आदतन चोर है और उसने चोरी करना उसका हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो उसने खाली घर देखकर उसने अटेम्प्ट किया था और काफी वहां से सामान मिला। काफी सामान मिलने के बाद ये लोग उसको, क्योंकि पुलिस पहले दिन से अलर्ट हो गई, तो उसको इधर उधर बेचने की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाए थे और उस प्रक्रिया के पहले ही पकड़े गए। अंबिकापुर नगर निगम की स्थिति दयनीय है। अंबिकापुर के साफ सफाई की जिम्मेदारी निगम और शासन प्रशासन की है, लेकिन आज अंबिकापुर धूल से शराबोर है, जिससे कई तरह की बीमारी फैल रही है। यही अंबिकापुर को साफ सफाई से पहले उसको पहले नंबर पे पैदान पर दिया गया था। भारत सरकार ने लगातार 3 साल प्रशिक्षित पत्र से नवाजा था, लेकिन आखिर कैसे बदली अंबिकापुर की दशा और क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जहां एक समय में अंबिकापुर को
साफ सफाई में पहले नंबर पर आने के बाद भारत सरकार ने लगातार 3 साल प्रशिक्षित पत्र से नवाजा था। वहीं यही अंबिकापुर अपने कई प्रकार की परेशानियों से जूझ रहा है, चाहे वो साफ सफाई हो या सफाई कर्मी की बात हो या फिर रोड या नाली का निर्माण हो। ऐसे ही कई परेशानियों से अंबिकापुर के लोग जूझ रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति आई क्यों? दरअसल एक क्षेत्र को सुंदर और लोगों को रहने के लायक बनाना वहां के नगर निगम और पार्षदों के हाथ में होता है। लेकिन जब पार्षद को शारीरिक तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें वेतनमान कई महीनों से नहीं मिला हो, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है। वही पार्षदों का कहना है कि हम 23 वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार उन्हें वेतन नहीं दे रही है। उन्हें भी कई स्टाफ को वेतन देना होता है। कई पार्षद आर्थिक तौर पर कमजोर होते हैं, कई तरह की समस्याएं होती हैं, और जब हम वेतन पर निर्भर हैं और वेतन ही ना मिले तो फिर हम अपने स्टाफ को कैसे वेतन देंगे? को वेतन नहीं मिल पा रहा है, 23 माह से वेतन नहीं मिला है, तो इसमें मैं राज्य सरकार को दोषी मानती हूँ। क्या है ना, बहुत सारे पार्षद आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती है, स्टाफ को वेतन देना होता है, मेंटेनेंस के साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जो लोग ये सोचता है कि भाई तनख्वाह आएगा तो हम देंगे, मगर क्या है, सरकार ही वेतन नहीं दे पा रही है तो हम कैसे करेंगे काम? सरकार को सोचना चाहिए। मैं इस चीज को सरकार को ही दोषी मानती हूँ कि हर हाल में 23 माह से हम पार्षदों को वेतन नहीं मिला है। अगर सर बोला जाए 21 महीने से मानदेय हम लोगों को नहीं दिलाया है, तो ये सरकार की बहुत बड़ी एक तरह की केयरलेस चीज सामने आती है कि बिल्कुल अनसुना करना। 1-2 महीना मायने रखता, 3 महीना 4 महीना 6 महीने भी मायने रखता है। लेकिन आप ये सोचिए कि लॉकडाउन जो था एक अजीब सा समय था सब लोगों के लिए। मैं यहाँ शासन विशेष या दल विशेष का कोई बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक यहाँ पे एक बहुत वही मामले को लेकर विधायक प्रबोध मींज का कहना है कि मामले की जानकारी प्रशासन स्तर पर लिखी पड़ी हुई है। चुनाव से पहले वेतन की राशि आ जाएगी। शासन से प्रशासन की नियुक्ति का पत्र आया है, लेकिन शासन की तरफ से कहा गया था कि अगर जब तक कोई प्रशासक नहीं आ जाता तब तक निगम को इसका भुगतान करने को कहा गया था। लेकिन अब निगम की भी स्थिति ऐसी नहीं है जिससे निगम के दिया जा सके। हम प्रयास कर रहे हैं कि इसका जल्द से जल्द निपटारा हो। वहीं इस मुद्दे को पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि मामले की सूचना मिली थी। मेरी जानकारी के मुताबिक इनका वेतन निगम को अपने आय के स्रोतों से देना था, लेकिन अब तक जो कमिश्नर आए हैं उन्होंने व्यवस्था नहीं की है। इसकी जवाबदेही शासन की है। उन्होंने कहा कि इसमें लापरवाही हुई है, शासन से सहयोग मिलना चाहिए। इसमें मेरी जानकारी में जो व्यवस्था है वो निगम को अपने मद से देना था, अपने आय के स्रोतों से देना था। और अभी तक जो कमिश्नर आए उन्होंने व्यवस्था नहीं की, तो वो भी शासन के अंग हैं, तो उस हद तक शासन की जवाबदेही है। लेकिन लापरवाही कमिश्नर जो रहे उनके माध्यम से हो रही है। अभी मैंने सुना कि वर्तमान में कुछ दुकानों की नीलामी करके राशि जो आएगी उससे दिया जाएगा। यहाँ पर नगर निगम की दयनीय स्थिति बताई जा रही है, इस पर कहाँ तक सही है? क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? कुछ अपनी आमदनी होती है निकायों की और कुछ शासन से सहयोग मिलता है। शासन से अधिक सहयोग मिलना चाहिए। ये पिछले कुछ सालों से नहीं मिलता रहा है, बीते 1 साल से भी नहीं मिला है उतना। कुछ लोग कहना है कि जब भूपेश जी थे उसमें उनको वेतन बनाया था और उसके बाद जब कोरोना काल से कुछ समय बाद फिर प्रतिबंध लग गया, ऐसा कुछ है? प्रतिबंध की बात नहीं है, इसमें नगरीय निकायों को डायरेक्शन मिले होंगे कि आप अपनी आमदनी के स्रोत से इसको दीजिए। पार्षदों को देने वाली राशि वो शासन अलग से मुहैया नहीं करेगी। हाँ, ये जानकारी में है, लगभग 19 महीने से मानदेय नहीं मिला है पार्षदों को, और शासन स्तर पर चिट्ठी की लिखा पढ़ी तो हुई है। और मुझे लगता है कि चुनाव के पहले या बहुत जल्दी वो राशि आ जाएगी। और यदि कोई दिक्कत भी हुई, क्योंकि आज अधिसूचना मतलब जो कार्यकाल समाप्त होने का समय आ गया है, और आज वो चिट्ठी भी शासन से आया हुआ है कि उसमें प्रशासक की नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन वो यदि इस बीच में यदि पैसा नहीं भी आ पाएगा तो जब भी आएगा उन पार्षदों के खातों में चला जाएगा, क्योंकि वो उनका हिस्से का है। उनको मानदेय का जो नियम है, प्रक्रिया है, उसके तहत उनको देना तो है। और शासन जो जानकारी आई थी वो शासन स्तर से
अभी कुछ पत्राचार हुए थे या मौखिक बात भी हुई थी। आयुक्त महोदय ने जैसा बताया है कि उनका ये था कि जब तक शासन से नहीं आता है तब तक निगम के किसी मद से उस पर भुगतान करें, लेकिन निगम की भी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं छोड़ी गई, ऐसे नहीं है कि उसे निगम से दिया जा सके। शासन स्तर से चर्चा हो रही है, बात हो रही है, प्रयास करेंगे कि जल्दी हो जाए। बहरहाल आगामी 7 जुलाई को कार्यकाल नगर निगम में समाप्त हो रहा है। ये बड़े असमंजस की बात है। आने वाले समय में जो वर्तमान पार्षद है उन्हें उनका वेतनमान मिल पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी सरकार इस पर क्या पहल करती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।